ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने कबीले से बिछड़कर जंगल में खो गया, जिसके बाद उसे ऐसे ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है जिसमें कि उसकी जान कई बार जाने वाली होती है, मगर वो खुद को जिंदा रखने के लिए सारी मुसीबतों से अकेले ही लड़ने लगा। इस कहानी में हम उसका पूरा सफर देखने वाले हैं कि वो कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कबीले के बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने हथियारों को नुकीला करते हुए किसी जंग की तैयारी कर रहे थे। दरअसल वो लोग शिकार पर जाने वाले थे क्योंकि जल्द ही सर्दियों का मौसम आने वाला होता है और सर्दियों के लिए उन्हें पहले ही बहुत सारा खाना इकट्ठा करना पड़ता था ताकि ठंड के समय वो भूखे पेट ना सोएं। कबीले का सरदार भी शिकार के लिए बहुत उत्साहित रहता है क्योंकि कई महीनों से उसने कोई भी शिकार नहीं किया था। साथ ही इस बार कबीले के बच्चे जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी वो भी शिकार करने आने वाले थे और उसमें सरदार का बेटा जिसका नाम हेरक्युलिस है वो भी शामिल था। वो जोरों शोरों से हथियारों को बहुत नुकीला करते हैं ताकि कोई भी जानवर उनके वार से बच न पाए। रात के समय जब सारे ही लोग सोने के लिए चले गए तो सरदार की पत्नी को हेरक्युलिस की चिंता होने लगी कि कहीं वो शिकार करने के लिए किसी मुसीबत में तो ना पड़ जाए। लेकिन अगले दिन जब कबीले के लोग शिकार के लिए निकल रहे थे तो सरदार अपनी पत्नी के पास आया और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हेरक्युलिस को हर समय प्रोटेक्ट करते रहूंगा और उसे जरा भी आंच नहीं आने दूंगा। दूर से ये सब हेरक्युलिस भी सुन रहा था, जिसके बाद सारे ही लोग कबीले को छोड़कर शिकार के लिए निकल गए और बहुत दूर आने के बाद उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा, जहां उन्हें एक भी जानवर दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो थोड़े परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में अपना पहला शिकार करना था जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बहुत आगे आने पर उन्हें एक दूसरा कबीला भी मिलता है जो उनकी तरह शिकार ढूंढने के मकसद से आए थे। दोनों ही कबीले एक दूसरे के गले मिलते हैं और दुआ देते हैं कि दोनों ही कबीले को भरपूर मात्रा में खाना मिल जाए। फिर वो वापस अपने अपने रास्ते निकल गए, जहां एक जगह आने पर पत्थरों का एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ था, जिसका मतलब ये होता है कि इस जगह किसी कबीले का इंसान शिकार करते हुए मारा गया है और उनकी याद में ऐसी एक निशानी बनाई जाती है ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि इस जगह किसी की जान गई है। अब शाम भी ढलने वाली थी और तभी उन्हें शिकार करने के लिए एक सूअर दिख गया। कबीले के लोग बड़ी ही मुश्किल से उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद किसी एक आदमी को उसे जिंदा मारना था और इस काम के लिए सरदार अपने बेटे को आगे बुलाता है और कहता है कि तुम पहली बार शिकार पर आए हो तो तुम्हें इस सूअर की जान लेनी होगी, तभी तुम बड़े बड़े शिकार कर पाओगे। हेरक्युलिस भी चाकू उठाकर जैसे ही सूअर को मारने के लिए बढ़ा तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी की जान ले सके, इसलिए मजबूरी में उसके पिता को ही उस सूअर को मारना पड़ता है, जिसके कारण गुस्से में हेरक्युलिस को डांट का सामना करना पड़ा और उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम शिकार पर आए हो तो तुम्हें किसी जानवर को मारना ही होगा, वरना सामने वाला जानवर तुम्हें खत्म कर देगा। रात के समय सारे लोग कई दिनों बाद पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें फिर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। सारे लोग चौकन्ना हो गए, मगर झाड़ियों के बीच से एक खूंखार जानवर बाहर निकलता है और वो एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सरदार और बाकी के लोग उस आदमी के मरने से बहुत दुख में थे। उसकी याद में पत्थरों का एक छोटा पहाड़ भी बनाया गया ताकि उसे सम्मान दे सकें। इसके बाद वो अपने आगे के सफर के लिए निकल गए, जहां एक जंगल को पार करके वो आज रात रुकने का प्लान बनाते हैं। वो सुरक्षित जगह की तलाश में एक गुफा में छुप गए ताकि पिछली रात की तरह उनके ऊपर किसी का भी अटैक ना हो। सरदार अपने बेटे से कहता है कि हमारे पूर्वज बहुत ही ताकतवर थे और वो एक ही बारी में कई हाथी जैसे जानवरों का अकेले ही सामना कर लेते थे। उनकी बहादुरी के किस्से कई कबीले के लोगों को पता है, इसलिए हमारी पूरी पीढ़ी के बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ खास ऐसी चीज होती है जो उन्हें अंदर से बहुत ही शक्तिशाली बनाती है। ये सब बताकर सरदार हेरक्युलिस का जोश बढ़ाना चाहते थे ताकि आगे जाकर वो किसी जानवर को मारने में सक्षम हो जाए। फिर अगले दिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कई सारे जानवरों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे कि वो समझ गए कि उनके आसपास जानवरों का झुंड घूम रहा है। वो जल्दी अपने हथियार निकालते हुए शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां एक जगह उन्हें बहुत सारे जंगली भैंसे नजर आते हैं तो वो रेंगते हुए धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे और जैसे ही उन्हें सही मौका मिला तो सरदार एक जोरदार आवाज से सबको अटैक करने के लिए कहता है और ऑर्डर मिलते ही सब उन जंगली भैंसों पर टूट पड़े। वो उनको दौड़ाते हुए सीधा एक खाई से नीचे गिराते रहे ताकि एक ही बारी में सभी भैंसे मर जाएं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, मगर अचानक चुटकी बजाते ही सब बदल गया। एक जंगली भैंस खाई की तरफ नहीं भागती बल्कि वो सीधा हेरक्युलिस को मारने के लिए बढ़ती है। इस समय हेरक्युलिस काफी डर गया था और उसे लड़ना भी अच्छे से नहीं आता था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बस भागता रहता है। पीछे से सरदार अपने बेटे को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, तो वो भी उस भैंस को मारने के
के लिए बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सब चीजें उल्टी हो गईं, जहां वो भैंस हेरक्युलिस को उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगी। पीछे से सरदार पूरी हिम्मत से अपना भाला भैंस की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो भाला भैंस को लगा तो गुस्से में वो भैंस और भी तेजी से खाई की तरफ भागती है और अचानक वो दोनों ही सीधा खाई में जा गिरे। पर हेरक्युलिस किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो किसी तरह बच जाए, लेकिन यहाँ पे भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो पत्थर टूट गया और वो सीधा एक दूसरे पत्थर में अटक कर वहीं पे बेहोश हो जाता है, जहां अगर वो धीरे से भी मूवमेंट करता तो उसका मरना तय था, क्योंकि फिर वो सीधा खाई में गिरता जहां से बच पाना एकदम नामुमकिन होता। ऊपर से सरदार बस अपने बेटे को आवाज लगाता रहा और यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं पाया। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे के साथ ये सब हो, इसलिए वो रोते हुए अपने बेटे को याद करता रहा। बाकी के लोग उसे सहारा देते हैं, जहां आखिर में जब हेरक्युलिस कोई भी मूवमेंट नहीं करता तो सबको यही लगा वो मर चुका है। फिर सरदार खुद अपने हाथों से एक पत्थर का छोटा सा पहाड़ बनाता है। उसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मगर दूसरी तरफ अचानक से हेरक्युलिस की आंखें खुली। वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा एक पहाड़ की चोटी में फंसा हुआ है। पहले तो वो चैन की सांस लेता है, फिर वो अपने पिता और बाकी के लोगों को आवाज लगाने लगा, पर उसे क्या पता था कि सारे लोग वहां से चले गए हैं। वो यहाँ पे हार नहीं मानता और खुद ही बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन नीचे खाई में देखते हुए उसे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि एक गलती और उसकी जान जा भी सकती थी। वो हिम्मत से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो आसानी से ऊपर पहुंच जाए, पर नुकीले पत्थरों की वजह से ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था। उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी होती है, जहां अचानक से पूरा मौसम बदल गया और काले बादल और तेज बारिश की वजह से पूरी खाई नदी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर हेरक्युलिस के मन में बचने की एक किरण जागी और वो यही सोचता है कि भले ही वो पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो बारिश से बनी नदी में कूदकर खुद को बचा सकता है। इसलिए वो थोड़ी देर और इंतजार करता है, जिसके बाद जब नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उसी समय वो छलांग लगा देता है। फिर अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को वापस से जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ, पर छलांग लगाते हुए उसके एक पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जिसके चलते अब उसे चला भी नहीं जा रहा होता है। वो बड़ी ही हिम्मत से कुछ मजबूत टहनियों से अपने पैर को सहारा देता है। उसके बाद वो आगे की तरफ निकल पड़ा और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वो देखता है कि उसकी याद में पत्थरों का छोटा सा पहाड़ बनाया हुआ है। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कभी भी अपने कबीले से नहीं मिल पाएगा। हेरक्युलिस पूरी तरह से टूट चुका था। वो पूरे दिन इसी दुख के साथ रहता है कि वो हमेशा के लिए अपने लोगों से बिछड़ गया है। इसलिए रात बिताने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात इसी बारे में सोचता है कि काश उसे लड़ना आता होता तो उस दिन वो भैंस उसे खाई में नहीं धकेल पाती। अगले दिन भूख और प्यास से लाचार हेरक्युलिस कुछ भी फैसला करने के मूड में नहीं होता, इसलिए अब उसका मन वापस अपने कबीले के पास जाने का हुआ। लेकिन वो पूरी तरह से रास्ता भूल चुका था, पर आखिरी बार वो एक कोशिश करने का ट्राई करता है और इसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ने लगा और यही पॉजिटिव ख्याल सोचता है कि वो अपने कबीले तक पहुंच जाए। मगर रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला था, जहां पहले ही मोड़ पर उसका सामना बहुत सारे भेड़ियों से हो गया जो उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। हेरक्युलिस डर के मारे वापस उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसमें कि उसने अपनी रात गुजारी थी। उसे एक तो लड़ना भी नहीं आता था और इसकी वजह से वो अकेले ही इतने सारे भेड़ियों से नहीं लड़ सकता था। बड़ी ही मुश्किल से वो अपने चाकू की मदद से एक भेड़िए को जख्मी कर देता है, लेकिन इससे उसके लिए और भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अब बाकी के भेड़िए वहां से जाने का नाम नहीं लेते। वो पूरा दिन हेरक्युलिस के नीचे आने का इंतजार करते रहते हैं और थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है, मगर हेरक्युलिस अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। फिर अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि सारे भेड़िए वहां से चले गए हैं और बस वही जख्मी भेड़िया जमीन में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यही सही मौका देखते हुए जल्दी से हेरक्युलिस पेड़ से नीचे आया और उस भेड़िए को जान से मारने का फैसला करता है। मगर उसकी आंखों में देखकर उसे अपने उस पल की याद आ गई जब वो खुद खाई में फंसा हुआ था। इस चीज की वजह से वो उस भेड़िए को नहीं मार पाया, जिसके बाद वो उसे अपने कंधे पर उठाकर एक सेफ लोकेशन में ले जाता है ताकि कोई और जानवर उसकी जान न ले। साथ ही उसे भी काफी सारी चोटें आई थीं, तो वो आसपास से ही कुछ पत्तियों को जमा करके उनका एक मरहम बनाता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। मगर जैसे ही उसकी नजर भेड़िए के ऊपर गई तो वो देखता है कि उसे होश आ चुका है, जहां हेरक्युलिस उसके सामने बैठा था और वो पानी से भरा एक बर्तन उस भेड़िए के आगे रख देता है, जिसके बाद वो भेड़िया भी धीरे धीरे उस पानी को पीने लगा। सामने बैठा हेरक्युलिस ये सब बड़े ही गौर से देखता है, इसलिए उसके मन में कई सारे ख्यालात चलने लगे। वो उसकी और मदद करने का डिसाइड करता है, जहां वो उसके जख्मों में दवाई लगाता है। साथ ही उसने खाने के लिए भेड़िए को अपना सारा खाना दे दिया
जिससे कि वो ये सोचता रहा कि शायद इन सब से उस भेड़िए को थोड़ी राहत मिल जाएगी। अब खुद उसे भी काफी चोट आई हुई थी, तो वो कुछ दिन उसी गुफा में रुकने का प्लान बनाता है और इसी दौरान उस भेड़िए के साथ रहकर उसने उसका नाम अल्फा रख दिया। अगले दिन हरकुलिस खाना ढूंढने के लिए गुफा से बाहर चला गया और आसानी से वो एक जानवर का शिकार भी कर देता है, जिसके बाद वो शाम के समय आग जलाकर गोश्त को अच्छे से पकाता है। फिर वो बड़े ही आराम से खाना खाने लगा और साथ ही वो अल्फा को भी बहुत सारा खाना देता है। इसके बाद से उन दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड बन गया, जहां अब अल्फा हरकुलिस को देखकर गुस्सा नहीं होता था, बल्कि उसके मन में हरकुलिस को लेकर प्यार और लगाव बढ़ गया था। एक रात हरकुलिस को अपने पिता की बहुत याद आती है, इसीलिए वो ज्यादा दिन इसी गुफा में नहीं रह सकता था। वो अगले दिन ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, जहाँ वो जरूरी सामान लेकर आगे बढ़ने लगा, पर उसके पीछे पीछे अल्फा भी उसके साथ आ रहा था, जिससे कि हरकुलिस समझ गया कि उसने अल्फा का दिल जीत लिया है और वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उसके पास भी कोई चॉइस नहीं बची होती है, तो वो भी अल्फा को अपने साथ ले जाता है, जहां बहुत दूर सफर करने के बाद वो काफी थक गए थे, लेकिन अभी भी उनका बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ रहता है। उन्होंने जंगल में ही रात बिताने का सोचा और एक दूसरे से लिपटकर वहीं पे सो गए। अगले दिन जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था, जहां वो नदी में नहाते हुए खूब एंजॉय करते हैं और हरकुलिस उसे अपने पालतू पेट की तरह ट्रीट करता है। उसके बाद वो वापस से आगे बढ़ने लगे और पूरे रास्ते वो बहुत सारी बातें करते हैं। शाम के समय ठंड के कारण वो दोनों आग जलाकर गर्मी का मजा लेते हैं, मगर हरकुलिस को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, जिससे कि वो फिर से अकेला पड़ जाएगा। कुछ देर बाद अचानक बहुत सारे भेड़ियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर अल्फा पूरा चौकन्ना हो गया। तभी बहुत सारे भेड़िए वहां पे आए, जो कि अल्फा की फैमिली रहती है, जिन्हें देखकर हरकुलिस भी समझ गया कि अल्फा और उसका साथ बस यहीं तक था, क्योंकि वो उसे उसकी फैमिली के साथ जाने के लिए नहीं रोक सकता था। अल्फा भी एक आखिरी बार हरकुलिस की तरफ देखता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये उनका आखिरी गुड बाय है, और उसी समय अल्फा और सारे भेड़िए वहां से चले जाते हैं। इस चीज से हरकुलिस को बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं पाता। वो अंदर से काफी दुखी और अकेला महसूस करने लगा, पर किसी तरह वो इस रात को अकेले ही बिता लेता है। अगले दिन अचानक से पूरा मौसम बदल गया। तेज तूफान और बर्फबारी की वजह से सफर करना और भी मुश्किल हो गया था, मगर हरकुलिस हार नहीं मानता और हिम्मत के साथ बर्फ के मैदानों से आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे अल्फा और कुछ भेड़ियों की झलक दिखाई दी, तो वो खुशी के मारे दौड़ते हुए उनकी तरफ जाने लगा और जोर जोर से बस अल्फा का नाम पुकारता रहता है। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ठीक नहीं होती। अचानक जिस बर्फ की परत के ऊपर वो दौड़ रहा था वो टूट जाती है, जिससे कि वो सीधा बर्फ के अंदर जा गिरा, और तभी ठंडे पानी की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है। बर्फ के ऊपर अल्फा उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। हरकुलिस मौत से लड़ रहा था और बड़ी ही हिम्मत के साथ वो बर्फ की परत पे वार करता रहा, जिससे कि ऊपर वाली बर्फ टूट जाती है और वो सफलता पूर्वक ऊपर आने में कामयाब रहता है। ठंड की वजह से उसका पूरा शरीर जम गया था और जल्द अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेता तो गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए वो उसी समय आग जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। अल्फा भी उसी के साथ था और इस कंडीशन में वो हरकुलिस के करीब ही रहता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों की हालत ठीक हो गई तो वो आगे के सफर के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ दूर आने पर उन्हें एक आदमी की लाश दिखती है, जो ठंड के कारण मर गया था। उसकी हालत देखकर हरकुलिस काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस इलाके में उसका भी यही हश्र हो सकता है। वो उस आदमी के टेंट के अंदर गया तो उसे वहां कुछ भी काम का सामान नहीं मिलता, जिससे कि उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तभी अल्फा जोर जोर से आवाज करता है, और जैसे ही हरकुलिस ने बाहर आकर देखा तो एक बहुत ही विशाल बर्फ का तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था, और अगर वो दोनों उसके अंदर फंसते तो उनकी जान जाना पक्का थी। इसलिए वो दौड़ते हुए आगे की तरफ भागते हैं, और तभी उन्हें एक छोटी सी गुफा मिलती है, तो वो जिंदा रहने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। मगर उन्होंने तूफान से तो खुद को बचा लिया था, पर गुफा के अंदर रहने वाले एक खूंखार बर्फीले टाइगर से उनका मुकाबला हो जाता है। वो उन दोनों की जान के पीछे पड़ गया, जहां अल्फा तो बड़ी ही निडरता के साथ हरकुलिस को प्रोटेक्ट करते रहा, और इस दौरान उसे काफी सारी चोटें भी आती हैं, लेकिन वो तब भी उस बर्फीले टाइगर से लड़ता है। तभी पीछे से मौका मिलते ही हरकुलिस एक अटैक करता है, जिसमें कि धनुष का तीर सीधा टाइगर को जाके लगा और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हरकुलिस और अल्फा की जान बच गई होती है, मगर लड़ाई में अल्फा को काफी ज्यादा चोट आ गई थी, जिसके चलते वो अपने पैरों पे अब अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता। हरकुलिस इससे काफी दुखी हो गया और वो उसके घावों को बंद करने की कोशिश करता है, पर उल्टा अल्फा
को इससे और भी दर्द होने लगा, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन उसी समय वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जिसके बाद हरक्यूलिस अपना सफर कंटिन्यू करता है और थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद उसे एक पत्थरों का पहाड़ दिखाई दिया, जिससे कि वो समझ जाता है कि वो अपने कबीले के बहुत करीब है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अल्फा फिर से जमीन में गिर गया था। उसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती और यहाँ पे हरक्यूलिस उसे इसी तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर आगे बढ़ता रहता है। काफी दूर आने पे ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और तभी हरक्यूलिस को अपने कबीले की झलक दिखाई देती है, मगर मौसम खराब और बर्फ पड़ने की वजह से उसे सामने का कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इसलिए वो तेजी से चिल्लाते हुए अपने पिता को आवाज लगाता है और उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी होती है, जहां उसके पिता को भी किसी की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही उन्होंने देखा सामने बर्फ से कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से उसके पास गए और वो देखते हैं कि ये तो उनका बेटा हरक्यूलिस है। तभी हरक्यूलिस कमजोर पड़ने की वजह से वहीं पे बेहोश होने लगा, पर अब वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुका था और उसके पिता और सारे लोग उसे गले से लगाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हरक्यूलिस जिंदा वापस लौट के आया है। तभी सबकी नजर अल्फा पे भी गई, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में होता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अल्फा ने बहुत क्यूट से बच्चों को जन्म दिया है और वो एक लड़की थी। ये जानकर पहले तो हरक्यूलिस शॉक रहा, पर वो देखता है कि अब अल्फा की भी हालत में काफी सुधार आ गया है, तो उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। वो धीरे धीरे अल्फा के करीब जाने लगा और ये देखकर सारे लोगों को उनका ये रिलेशन काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इंसान और जानवर इतने करीब नहीं आए थे। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां अल्फा के बच्चे काफी बड़े हो गए थे और वो हरक्यूलिस के कबीले के साथ ही रहा करते हैं और इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।